तो जी, क्या आपको एक चीज़ पता है कि हमारे भारत देश में हर साल जितनी नई गाड़ियां बिकती हैं, तकरीबन उतनी ही या फिर उसके आसपास कुछ गाड़ियां जो सेकेंड हैंड होती हैं वो भी बिकती हैं। यानी एक तरफ का ग्राफ है जो नई गाड़ियां बिक रही हैं और साथ में पुरानी गाड़ियां सेकेंड हैंड गाड़ियां भी बिक रही हैं। इस चीज़ से आप ये जान सकते हैं कि हमारे देश में सेकेंड हैंड गाड़ियों का भी बहुत अच्छा खासा मार्केट है। अब यहाँ पे एक चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं, मतलब पहली बार गाड़ी ले रहे हैं, शायद उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सेकंड हैंड गाड़ी ही लेते हैं, जिससे वो उस गाड़ी पे सही से हाथ भी साफ कर पाते हैं और कहीं पे भी ट्रैफिक वाले एरिया में प्रैक्टिस करने के बाद में उन्हें एटलीस्ट इतना अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो इजीली गाड़ी चला सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी हमारे आसपास आपको देखने को मिलेगी कि जो वो लोग होते हैं कि वो बार बार अपनी गाड़ियों को चेंज करना चाहते हैं और अपनी नई गाड़ी पे डेप्रिसिएशन का बेकार में फटका नहीं खाना चाहते। जैसे कि कोई इंसान है, उसको शौक है हर साल या 1.5 साल में नई गाड़ी चेंज कर देने का, मतलब जो भी वो गाड़ी चला रहा है उसको रिप्लेस करने का। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हर बार नई गाड़ी लें, क्योंकि नई गाड़ी लेंगे और फिर उसको सेल करेंगे तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा लगती है। अब अगर कोई 15 लाख की गाड़ी लेता है और 1.5 साल बाद अगर उसको बेचने जाता है तो वो गाड़ी तकरीबन 11 या 12 लाख के आसपास ही जाती है। अब इसी जगह इसी बंदे ने कोई 7 लाख रुपए की गाड़ी ली जो सेकेंड हैंड ली थी और वही गाड़ी 1 साल के बाद बेचनी है, तो उसे तकरीबन 6 लाख के आसपास उसकी प्राइस मिल जाती है। यानी यहाँ पे केवल लाख रुपए का फटका पड़ रहा है और 15 लाख की गाड़ी को 12 लाख में बेचना है तो तकरीबन 3 लाख रुपए का फटका पड़ता है। तो ऐसे में समझदार इंसान यही करते हैं कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, उसको चलाते हैं और फिर बेच देते हैं, फिर लेते हैं, फिर चलाते हैं, बेच देते हैं और ये रोटेशन चलता रहता है। पर आज हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक वो ये है कि अगर आपके पास में 2 गाड़ी खड़ी हैं, यानी एक गाड़ी ऐसी है कि जो 5 लाख रुपए मिल रही है, पर उस गाड़ी का एक्चुअल प्राइस आज से 10 साल पहले जब वो गाड़ी नई थी तब वो 15 से 20 लाख रुपए, यानी कि ये गाड़ी उस समय की एक लग्जरी गाड़ी थी और 10-12 साल के बाद में आज वो सस्ती हो गई है, तकरीबन 3 लाख या 4 लाख के आसपास मिल रही है। और एक और ऐसी गाड़ी खड़ी है कि जो उस समय 7 या 8 लाख रुपए की आ रही थी और वही गाड़ी आज आपको 10 साल बाद तकरीबन 2 या 3 लाख रुपए की मिल रही है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन अगर लगा के बैठे तो आपको कौन सी गाड़ी यहाँ पे लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेना चाहिए और क्यों वो गाड़ी लेना चाहिए, उसके बारे में आज मैं कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताई, सेकेंड वो कैटेगरी के लोग कि जो हमेशा अपनी गाड़ियों को चेंज करने का सोचते हैं, यानी वो गाड़ियों में माहिर हो चुके हैं, उनको पता है कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी बुरी है। शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए काम की नहीं हो सकती है, पर यह वीडियो उनके काम की ज़रूर हो सकती है कि जो लोग पहली बार गाड़ी ले रहे हैं और शायद उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता है, वो अपनी गाड़ी लेने के बाद में सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे और फिर उसी पे सीखेंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे आप बने रहिए मेरे साथ में। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप मार्केट में जाते हैं और आपको कोई भी लग्जरी ब्रांड की गाड़ी, सपोज कर लीजिए उस समय 15-17 लाख की गाड़ी थी, आज वो आपको 10-12 साल बाद तकरीबन मिल रही है 3 या 4 लाख रुपए की, तो वो गाड़ी आपको क्यों कंसीडर नहीं करनी चाहिए। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वो एक लग्जरी ब्रांड है, वो कोई एक महंगी गाड़ी है। बेशक वो गाड़ी सस्ती हो गई है, पर अगर उस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस गाड़ी में कोई भी स्पेयर पार्ट बदलने की दिक्कत आती है, तो उसकी प्राइस बिल्कुल नहीं घटी है। यहाँ पे आपने ओवरऑल गाड़ी बेशक सस्ती ले ली है, पर अगर उस गाड़ी में खर्चा आ रहा है, यानी कि आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर जा रही है और वहाँ पे उसने बोला कि भाई आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा मोटा फटका पड़ सकता है। यही मैं अगर कंपेयर करूं कोई ऐसी गाड़ी कि जो उस समय 7-8 लाख मिड रेंज में गाड़ी आ रही थी, तकरीबन मान लीजिए कोई भी एक मारुति की ऐसी सस्ती गाड़ी मान लीजिए, वो गाड़ी अगर आप आज ले रहे हैं और उस गाड़ी को आप अगर कोई भी ऐसी सर्विस करवाने जा रहे हैं या फिर उसमें कोई भी स्पेयर पार्ट डलवाने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि किसी भी मारुति की गाड़ी, जैसे कि वैगनार ले लीजिए, अल्टो ले लीजिए या फिर स्विफ्ट ले लीजिए, कोई भी ऐसी गाड़ी अगर आज भी आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं और उसमें क्लच प्लेट या फिर प्रेशर प्लेट ये सारा सेट आप चेंज करवाते हैं, तो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये में वो चीज़ का काम हो सकता है। पर मान लीजिए यहीं पे अगर कोई लग्जरी गाड़ी है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताई, अगर इस तरह की कोई गाड़ी आप लेते हैं और वही खर्चा इसमें आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि 30 से 35 हज़ार रुपये आपको सिंगल एक स्पेयर पार्ट पे खर्च करना पड़ सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी महंगी गाड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कामकाज उसमें ज़्यादा होते हैं। अब आप मान के चलिए आज की तारीख में जितनी आपको एंट्री लेवल की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, उन गाड़ियों पे आपको कहीं ना कहीं बहुत कम सेंसर देखने को
मिलते हैं। पर आप जाइए आज से 15 साल पहले बेशक, पर उस समय भी जो गाड़ियां अगर एडवांस लेवल की आती थी तब भी वहां पे बहुत सारे सेंसर्स आते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उनमें डिग्रेडेबल जल्दी से जल्दी होता है, सेंसर्स खराब होने लगते हैं। अब एक एक सेंसर ऐसी जगह से रीडिंग ले रहे हैं कि जो आपकी गाड़ी में खराब हो रहा है, आप उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता है शायद, या फिर आप किसी से ऐसा कंसल्ट करेंगे या वो आपको शायद कंसल्टेशन में सही जानकारी ना दे पाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि गाड़ी अगर आपकी है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 20% आपको नॉलेज उस गाड़ी के बारे में होनी चाहिए। और ऐसे समय पे कोई ऐसी खराबी आपकी गाड़ी में आती है, आप बेकार में सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रह जाएंगे। कब आप गाड़ी को सीखेंगे और कब आप गाड़ी को चलाएंगे और कब आप अपनी गाड़ी नई लेने की सोचेंगे। तो ये सारे पछड़ों में अगर आप पड़ते हैं तो शायद हो सकता है कि कभी आप परेशान होकर उस पुरानी गाड़ी को इतने सस्ते में बेच दें कि आपने जो पहले बचाने की पैसे कोशिश करी थी वो पूरा जीरो पे आके खड़ा हो जाए। बात करते हैं गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी के बारे में। देखिए, कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि उसको आप इजीली ड्राइव कर सकें, इजीली उसको किसी भी छोटी से छोटी रास्ते में से निकाल सकें। अगर ऐसे में आपने कोई बल्कि गाड़ी ले ली, यानी कोई भी ऐसी लग्जरी गाड़ी थी वो आपने बल्कि है वो आपने ले ली, तो कैसे आप उसमें जजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको गाड़ी भाई चलाना नहीं आ रही है, आपने पहली बार गाड़ी ली है, आपको ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जीरो नॉलेज पे खड़े। और अगर आप ऐसे में किसी पतली सी सड़क पे लेके निकलते हैं तो आप अपनी गाड़ी को भी नुकसान दे सकते हैं, साथ में सामने वाले इंसान को भी नुकसान दे सकते हैं, और हो सकता है आप कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये होता है, जितनी छोटी जितनी सस्ती गाड़ी लीजिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 10 साल ही रखो। भाई आपने 10 साल चली गाड़ी ली है, आप 1 साल रखिए, 1.5 साल रखिए, एकदम ड्राइविंग में माहिर हो जाइए, ईजिली उसको पार कर सकते हैं, ईजिली उसको अनपार कर सकते हैं। ये सारे कामकाज अगर करते आपको आ जाते हैं, बेशक उसके बाद में अपनी गाड़ी को सेल कर दीजिए। उसके बाद में अगर आपका बजट बनता है या फिर आप उतने माहिर ड्राइवर बन जाते हैं तो फिर आप इजीली किसी भी अच्छी कंपनी में किसी भी अच्छी गाड़ी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का मकसद केवल इतना ही है कि अगर आप नए ड्राइवर हैं, यानी आप पहली बार गाड़ी ले रहे हैं और खास करके सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी गाड़ी लीजिए कि जेब को भी सूट करे और साथ ही साथ आपके नॉलेज को भी सूट करे, वो आपका नॉलेज बढ़ाए, ना कि आपको परेशान करती रहे। तो कैसी लगी भाई जानकारी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बनी रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।